हेलो दोस्तों, आरपी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की इतिहास का अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से 6 नंबर का है। वार्षिक का तो बहुत ज़्यादा है, पर हाफिली एग्ज़ाम में ये पाठ पूरा 6 नंबर का है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो प्रश्न है आपकी स्क्रीन में, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1920, 1921, 1919, 1918। इन चारों में से जो आंसर देगा उसकी अगली क्लास में उसका नाम लिया जाएगा। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। कमेंट करते समय ये लिखिए, वहाँ अ ब स मत लिखना, वहाँ लिख लेना 1919 या 1920 या 1921 या 1918। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। चैनल का नाम है आरपी स्टडी, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर सब्सक्राइब कर दो। तो पहला प्रश्न है, ये अध्याय 2 है, और पहला प्रश्न है कि बहुवैकल्पिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये सबको पता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसकी स्थापना 1885 में हुई थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपके लिए मोटिवेशन कोड है कि अगली लाइन में था, उम्मीदों की कश्ती को डुबोया नहीं करते। जो उम्मीदों की कश्ती है उसको कभी डुबोना नहीं चाहिए। उम्मीदों की कश्ती को डुबाया नहीं करते, मंजिल दूर हो तो थक कर रोया नहीं करते। रखते हैं जो दिल में उम्मीद कुछ पाने की, रखते हैं कुछ उम्मीद दिल में पाने की, तो वो लोग ज़िंदगी में कुछ खोया नहीं करते। तो अपने मन में उम्मीद को मत डूबो, उम्मीद को उबार के रखो जल में, और उम्मीद को इस समुद्रमय दुनिया में से अपनी उम्मीद है, उस उम्मीद को बचा के रखो, क्योंकि यही उम्मीद आपको एक दिन मंजिल तक लेके जाएगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष आपको पता है तो कमेंट करो, और नहीं पता तो हम बता रहे हैं। पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, जो इनके राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना हुई थी। उसके प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? ये सबको पता है। यूपी के अंदर चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसमें 21 पुलिस वालों को जला दिया गया था आंदोलन के तहत। इस वजह से इसको बंद किया। अब आंदोलन में लोगों को, मतलब उन पुलिस वालों को मारा गया। तो मारा गया तो वो अहिंसा थी कि हिंसा थी? वो हिंसा थी। तो फिर क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन 3 सही है। चोरा चोरी में हिंसात्मक घटना के कारण, हिंसात्मक घटना मतलब हिंसा हुई वहाँ पर। हिंसा के कारण महात्मा गांधी ने 1922 को इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, मतलब वापस ले लिया। अगला प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? हिंद स्वराज की रचना की थी किसने, आपको बताना है। तो इसकी रचना की थी महात्मा गांधी जी ने। राइट आंसर इज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस किताब की रचना की थी। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? यदि ये मुस्लिम लीग होती ही नहीं तो आज भारत का विभाजन ही नहीं होता। इस मुस्लिम लीग की ही देन आज पाकिस्तान है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1900 ईस्वी में हुई थी, और 1900 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और यदि ये नहीं होती तो आज पाकिस्तान नामक कोई मुल्क नहीं होता। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण के इलाकों का दौरा किया? तो गांधी जी ने कौन सा वर्ष था उसमें चंपारण में गए थे किसानों की हालत देखने के लिए? तो वो था 1917 में। 1917 में। फिर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? पहले खिलाफत आंदोलन चल रहा था
मुसलमानों का, तब उनको मिलाकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो उसकी शुरुआत हुई थी जनवरी 1920 में। कब हुई थी? जनवरी 1920 में। ये जो भी प्रश्न आप देख रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला आगे चला गया। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? असहयोग आंदोलन, जब जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, अवध कहाँ है? अवध यूपी के जो ये शहर है जहाँ अवधी भाषा बोली जाती है, दिल्ली के आसपास का यूपी का शहर, मतलब जो क्षेत्र, उसको अवध कहा जाता है। तो उस अवध के किसानों का नेतृत्व किया था बाबा रामचंद्र ने। किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। ये प्रश्न आप नोट करते रहिए दिमाग में, ये प्रश्न आप नोट करते रहिए आपके दिमाग में, क्योंकि आपके दिमाग वाले ही काम आएंगे। आंध्र प्रदेश में गुंडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था आपको बताना है। तो ये किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने किया था। ये वहाँ के किसान थे, वहाँ के एक आंदोलनकर्ता थे, मतलब क्रांतिकारी थे जो अहिंसा को ही मानते थे। अगला प्रश्न है, किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? किस दशक, मतलब कौन से दशक में? तो वो फैला था 1920 के दशक में, 20 के दशक में। अगला प्रश्न है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वंदे मातरम, ना कि हम कह रहे देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था राष्ट्रगान, पर वंदे मातरम क्या है? राष्ट्रगीत है। राष्ट्रगीत किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो ये प्रश्न आपके लिए क्लियर है कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? तो वो लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। फिर अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट क्या था? पूना पैक्ट ये था कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको ही पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, उसको पूना पैक्ट कहते हैं। आपको याद रखना होगा कि पूना पैक्ट क्या था। तो पूना पैक्ट ये था कि गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ, उसे पूना पैक्ट कहा जाता है। उसके बारे में डिटेल से आगे प्रश्न आएगा, उस समय हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क और आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में कि डिस्कवर ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। आपके लिए 4 ऑप्शन भी है कि सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय। तो किसने लिखी थी? ये आपके लिए होमवर्क है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अवंद्रीनाथ टैगोर कौन थे? तो अवंद्रीनाथ टैगोर एक चित्रकार थे, बंगाल के थे चित्रकार और लेखक भी थे। अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक और राजनीति नेता नहीं थे। द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया किसने लिखी थी? वो थी अविंद्रनाथ टैगोर ने, ना कि रविंद्र और अविंद्र में मत कंफ्यूज होता ना, ये दोनों टैगोर थे, पर ये इनका नाम है अविंद्रनाथ टैगोर, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, फिर सन 1929 में किस शहर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना हुई? हिंदुस्तान सोशलिस्ट आर्मी की स्थापना किस में हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में, मतलब कैपिटल ऑफ इंडिया। अब बताओ कि द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया नामक लोक कथाओं का संकलन किस मतलब संकलन है वो कौन सी भाषा में छपी हुई है निम्न में से? तो निम्न में से आपके सामने 3 ऑप्शन है, बंगाली, कन्नड़, तमिल। तो वो थी तमिल में। तमिल इज द राइट आंसर, याद रखना कि तमिल में थी। अगला प्रश्न है, अब प्रश्नों का थोड़ा मायना चेंज हुआ। अब प्रश्न बहुवैकल्पिक नहीं आएंगे, अब प्रश्न आएंगे आपको एक शब्द वाले। तो एक शब्द वाले का आप जवाब किस तरह देते हैं वो हम अभी देखते हैं। तो पहला है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किन महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ किया था? वो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन साबरमती से दांडी तक चलाया था। उस आंदोलन में वो नमक के संबंधित कुछ था, तो उस आंदोलन को
नमक का कानून तोड़ने पर लगाया था और स्वदेशी वस्तुओं को अपना कर विदेशी अपना वस्तुओं का बहिष्कार करना था। मतलब जो चीज़ें भारत में ना बनकर उद्योग से इंग्लैंड से आई थी उन चीज़ों का बहिष्कार करना था और नमक पर जो फालतू के कानून बने थे उन कानूनों को हटाना था। इसके लिए काफ़ी संघर्ष हुए थे और केस के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। वो हुआ था बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। साइमन कमीशन कब भारत में आया और इसका क्या विरोध क्यों हुआ? तो ये आया था 1927 में भारत में पहुंचा। इसका स्वागत कुछ इस तरह से हुआ कि साइमन कमीशन भारत से वापस जाओ ऐसे नारे लगे थे और किसी भारतीय सदस्यता का इस कोई भी भारतीय मेंबर इसमें नहीं था। इसके कारण इसका विरोध हुआ था। अगला, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद में गांधी जी ने किन स्थानों में सत्याग्रह आंदोलन चलाया था? आते ही उन्होंने खेड़ा में चलाया, अहमदाबाद में और चंपारण में। ये चंपारण है जो बिहार में है, खेड़ा और ये गुजरात में। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने तमिल किस विशाल संकलन की 4 खंडों में प्रकाशित किया? तो वह थी द फोकलिस ऑफ सदर्न इंडिया। ये किताब थी, इसके संकलन किए थे उन्होंने। सत्याग्रह के विचार में किन 2 बातों पर जोर दिया था सत्याग्रह पर? तो उन्होंने दिया था सत्य की शक्ति पर आग्रह, सत्य की खोज। रॉलेट एक्ट को काला कानून क्यों कहा जाता था? यह अन्यायपूर्ण एक्ट था जो राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ये ऐसा कानून था जो 1900 नहीं बताऊंगा नहीं वो प्रश्न में था कि इस एक्ट के तहत 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते हैं भारतीय क्रांतिकारियों को। इसके पीछे मेन मोटिव ये था कि जो नए क्रांतिकारी आ रहे हैं उनको अंदर जेल के अंदर डाल दिया जाए जिससे कि भारतीयों का इस क्षेत्र के प्रति ध्यान हटे। अगला कि वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा? इसके पीछे गुणगान किया है, इसमें किसका गुणगान किया है? तो इसमें 1870 में बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये लिखा था। इसमें भारत माता का गुणगान किया है। तभी तो कहते हैं पूरा ध्यान से पढ़ो तब आपको पता चल जाएगा कि भारत की क्या क्या विशेषताएं बताइए। वंदे मातरम में हमेशा प्रार्थना में बुलवाते होंगे आपको, हमें तो बहुत बुलाते थे। ब्रिटिश सरकार ने 1857 के पश्चात प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंध क्यों लगा दिया? क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों द्वारा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के कारण। भारतीय समाचार अब वो डायरेक्ट तो नहीं कह सकते तो इनडायरेक्टली राष्ट्रवाद को प्रमोट कर रहे थे कि आज भगत सिंह ने ऐसे कर लिया, आज ऐसे कर लिया, आज चंद्रशेखर आज़ाद ने उसको गोली मार दी। ये सब भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना फैला रहे थे, इसके कारण बंद कर दी प्रेस की भावना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई, सबको पता है और आपको याद रखना, भूल मत जाना रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी थे, बैनर्जी। ये बंगाल के थे। 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया? क्योंकि चोरी चोरा का कांड हुआ था, वो हिंसात्मक घटना के कारण वहाँ पर एक हिंसा हो गई थी जिसके कारण 21 थे या 22 थे लोगों 21-22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। उस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। यदि वो नहीं लेते वापस तो लगभग भारत उस समय आज़ाद हो जाता था। लगभग। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? वो की थी महात्मा गांधी जी ने की थी। और मुस्लिम लीग की स्थापना कभी 1906 में ये नहीं होती तो आज पाकिस्तान नामक कोई मुल्क नहीं होता। 1906 में की थी, याद रखना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आ सकती है। ठीक है। गांधी जी ने किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? 1917 में पूरे चंपारण का दौरा किया। असहयोग व खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये जनवरी 1920 में हुआ था। असहयोग और खिलाफत दोनों मिल गए थे क्योंकि ये दोनों अलग अलग आंदोलन थे।
असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया था। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आ भी सकता है। आंध्र प्रदेश के गुड़हिम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों को के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वो था अल्लूरी सीताराम राजू। बहुत लंबा नाम है, फिर भी याद रख लेना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि आंध्र प्रदेश के गुड़हिम पहाड़ियों में आदिवासी लोग थे और किसानों था, उनका नेतृत्व किया था अल्लूरी। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राज। क्या नाम है? बहुत लंबा नाम है, सीताराम राज। किस दशक की शुरुआत में उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैला था? वो 1920 के दशक में फैला था। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था? मैंने पहले भी बताया था कि वो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच में एक समझौता हुआ था, उसे ही पूना पैक्ट कहते हैं। पूरा पैक्ट के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब उस पर इतना ही बताना है कि वो किसके बीच हुआ था और लगभग कब हुआ था। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। रविंद्रनाथ टैगोर कौन थे? वो एक चित्रकार थे। रविंद्रनाथ टैगोर पंजाब के नहीं, बंगाल के थे। वो एक चित्रकार भी थे, उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। उस पुस्तक का नाम आप कमेंट करके बताना। वो एक लेखक भी थे, बहुत ही परिचित लेखक थे। खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था? तो वो किया था अली भाइयों ने। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली, शौकत अली, इन दोनों ने किया था। इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा बुक में। साइमन कमीशन भारत में कब पहुंचा था? 1928 में पहुंचा था। इसके विरोध में आंदोलन भी हुए। ये जब आया था, इसके आगमन में इन्होंने कहा कि भारत से वापस जाओ। साइमन कमीशन भारत से वापस, हिंदुस्तान से वापस जाओ, ऐसे कुछ नारे भी दिए थे। और अब बड़े प्रश्न आ गए। अब तक तो छोटे थे, एक शब्द, दो शब्द, तीन लाइन नहीं, एक शब्द दो शब्द में आपने आंसर दे दिया। अब फंसोगे। असहयोग आंदोलन के किन्हीं तीन प्रभावों का वर्णन करें। हमने तीन नहीं, पांच ले लिया। पहला है कि खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन एक साथ चलाया जाए। असहयोग आंदोलन के किन तीन प्रभावों का वर्णन। गांधी जी ने सोचा कि जो मुसलमान है वो हमसे अलग रहेंगे, उनको एक साथ करने के लिए हमें खिलाफत वो उनका जो आंदोलन चल रहा था उसको साथ लेना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक साथ चलाया। इसको अलग अलग चरणों में चलाना था, पूरा एकदम से शेड्यूल बना रखा था, कौन से टाइम में क्या करना है, कौन से टाइम में क्या करना, मतलब चरणों में रखा। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदेशी कह दिया, मतलब मुख्यतः इंग्लैंड था। इंग्लैंड से जो चीज़ें आ रही थी ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन में एक आपको बता दूं कि प्रश्न आ जाए कि भारत 1757 प्लस युद्ध, 1757 से 1947 तक किस देश का उपनिवेश था? ऑप्शन आ जाए तो अब वहाँ पर ब्रिटेन पे क्लिक करना, ना कि इंग्लैंड पे क्लिक करना, क्योंकि भारत पर राज करने वाले लोग थे ब्रिटेन के। भारत पर स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, इन तीनों देशों से मिलकर बना है ब्रिटेन। और जब इसके साथ उत्तरी आयरलैंड मिल जाता तो ये बन जाता ग्रेट ब्रिटेन। तो हम पर ब्रिटेन ने किया था, वहाँ पर वो यूनाइटेड किंगडम बन जाता यूके, और भारत पे राज किया था ब्रिटेन ने। ठीक है, तो ब्रिटेन की चीज़ें आ रही थी, उनका बहिष्कार किया क्योंकि वहाँ पर औद्योगिकरण हुआ था। उद्योग से वस्तुएं सस्ती बनती और सस्ती वस्तुओं को भारत वाले अपना रहे थे। इससे गांधी जी ने कहा कि उनका बहिष्कार करो और भारतीय चीज़ों को अपनाओ। फिर अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि को वापस करना। अब अलग अलग आदमियों को, अंग्रेज तो बेचारे थोड़े ही थे, अब कई जो ज़्यादा उग्र थे, ज़्यादा क्रांतिकारी थे, उनको उपाधियाँ दे दी अंग्रेजों ने। आपको भाई ये उपाधि, आपको ये उपाधि। रविंद्रनाथ टैगोर को भी कोई उपाधि थी, अब नाम मुझे याद नहीं, वो उपाधि दे रखी थी। अब कहा कि गांधी जी ने सब अपनी अपनी उपाधियों का बहिष्कार कर दो, उन उपाधियों को छोड़ दो, इससे अंग्रेजों पे प्रभाव पड़ेगा। तो सबने छोड़ दी, उनके कहने पे लगभग सबने छोड़ दी। सारे तो अलग हो जाते तो उस समय भारत आज़ाद हो जाता।
सरकारी कार्यालय, स्कूल आदि को छोड़ दिया अंग्रेजों की खिलाफत। अगला प्रश्न आपके लिए है कि खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के प्रमुख कारण कौन से थे? इसके क्या कारण थे? तो तुर्की साम्राज्य खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किया। जो तुर्की का जो सम्राट होता है उसको खलीफा कहा जाता है। तो उस खलीफा का नाम भी था ऐसा कुछ, उसका अंग्रेजों ने अपमान किया। फिर अपमान किया तो इसका वो उनकी जाति, और वो मुसलमान भी थे और ये भी मुसलमान थे, तो इनके रिश्ते अच्छे थे, तो यहाँ पर उन्होंने उसका बहिष्कार किया। आंदोलन बहुत बड़े रूप में हुआ। फिर लखनऊ समझौता 1916 में हुआ, जिसमें कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। कांग्रेस थी हिंदुओं की मैन और मुसलमानों की हेड थी मुस्लिम लीग, तो इन दोनों में समझौता हो गया। असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रारंभ होना और मुसलमानों से मिलकर खिलाफत आंदोलन का साथ करना, इन दोनों को साथ कर दिया और लगभग देश को आज़ादी करवा दिया था। फिर वहाँ पर चोरा चोरी कांड हो गया था, चोरी चोरा कांड हुआ। ये भैया चोरा चोरी नहीं है, चोरी चोरा है, चोरी चोरा, चोरी चोरा। अगला तीसरा प्रश्न आपके यहाँ पर है, रिवील तो कर दिया फिर भी। असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? तो वे अनुबंध और नियमों का उल्लंघन, चाय बागानों से बाहर निकलना, मतलब उनके लिए जो राष्ट्र के प्रति क्या भावना थी, तो वो अपने लिए क्या कर सकती थी, वो इन्होंने ये किया कि उनके जो नियम थे उनका उल्लंघन किया, चाय बागानों से बाहर निकल गए, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो गए, कृषि भूमि के सुख संसाधनों को प्राप्त करना। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? इसका एक अच्छा सा कारण है कि पूरा अच्छा वो भी कारण है बहुत महत्वपूर्ण कि क्योंकि जो ये कमीशन था इसका कोई भी मेंबर हिंदुस्तानी नहीं था, सारे के सारे अंग्रेज थे। देख लो, समय से पहले इसका गठन करना, फिर शासन सुधार जैसी कोई बात नहीं थी और इसमें एक भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया, इससे कोई शासन सुधार नहीं हो रहा था। और भारत के लोग रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों करे थे, ये तो आ ही जाएगा एग्जाम, इसको आप वीवीआई कर लो और इसका जो जवाब होगा उसको नोट भी कर लो माइंड में और कॉपी में। तो फिर असहयोग आंदोलन, ये रॉलेट एक्ट क्यों करे थे वे विरोध? क्योंकि वो एक्ट था, अधिनियम था, एक्ट को हिंदी में अधिनियम कहते हैं। तो इस अधिनियम ने ये पावर दे दी थी कि बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल तक किसी भी क्रांतिकारी को जेल के अंदर रख सकते, बिना कोई कारण 2 साल तक। यह एक काला कानून था। इस कानून के अंतर्गत किसी को लंबे समय तक जेल के अंदर डाला जा सकता था। यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही भारतीय जनता को नियंत्रण में करने के लिए लाया गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब अंग्रेज वहाँ पर उलझ गए थे तो यहाँ भारतीयों ने फायदा उठाना शुरू कर दिया था। इसमें यहाँ की वो थोड़ी लेट जागी थी। विश्व युद्ध के बाद इसे ख़त्म करना था, परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा। इसका विरोध भारतीय जनता ने किया। और अब अगला प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो जहाँ हिंसा हो जाए वहाँ गांधी जी की नहीं चलती, गांधी जी ने चलने देते। असहयोग आंदोलन अहिंसा पर आधारित था। आंदोलनकारियों को निरस्तता आ गई। फिर चोरी नहीं, हाँ कहीं चोरी चोरा में आंदोलनकारियों ने 22 पुलिस वालों की चौकी को जिंदा जला दिया। अब याद रखो कि 22 पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया एक चौकी पर, एकदम से जिंदा जला दिया 22 वालों को। ये गांधी जी को अच्छा नहीं लगा, इससे इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी इरविन समझौते की क्या विशेषताएं बताइए? ये 5 मई 1931 को गांधी जी इरविन समझौता हुआ था। इरविन समझौता हुआ था 5 मई 1931 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों के निष्पक्ष
जाए जांच की जाए, मतलब पुलिस द्वारा अत्याचार किए थे उन पर निष्पक्ष जांच की जाए, कोई भेदभाव के साथ कोई भी भेदभाव न हो, जांच की जाए और नमक पर लगाए गए सभी करारों को हटाए। देखो ये क्यों हुआ था, इसकी सारी डिटेल समझो। सविनय अवज्ञा आंदोलन आप जान सकते हो, जिसमें दो मुद्दे थे। एक तो था कि नमक पर जो कानून लगे हैं उनको हटाना, दूसरा था कि जो विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कृत करना। अब बहिष्कृत करना तो इंडियन खुद कर सकते थे, पर जो नमक पर कानून लगे थे वो अंग्रेज ही हटा सकते थे। अब इतना आंदोलन किया जिससे कि अंग्रेज हार गए। अंग्रेजों ने कह दिया कि भाई एक समझौता किया गांधी जी ने कह दिया कि भाई जो पुलिस ने हमारे लोगों पे अत्याचार किए हैं उन पर निष्पक्ष जांच की जाए और जो कानून बनाए उनको वापस लिए जाए। अब ये सब उन्होंने वापस ले लिया, उनकी बात मान ली और ये आंदोलन सफल रहा और ख़त्म भी हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन पर टिप्पणी लिखो। गांधी जी ने सन 1930 में दांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़कर शुरू किया। नमक पर जो कानून लगे थे उनको तोड़कर ही शुरू किया था और उद्देश्य यही था, उनको तोड़ना था। 1934 में यह आंदोलन का चलना और गांधी जी ने विद्यार्थियों को स्कूल कॉलेजों और विधायकों विधान पालिका विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना आरंभ कर दिया और स्वदेशी वस्तुओं को अपना दिया। मुस्लिम एकता पर बल देना, ये सभी थे पॉइंट, आप याद कर लीजिए। ज़्यादा तो कुछ है नहीं कि एक तो खुद की स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना था और विदेशी वस्तुओं को बहिष्कृत करना था। एक जो नमक पर कानून लगे थे उनको हटाना था। 1930 में इस दांडी नामक स्थान पर इस नमक कानून तोड़कर शुरू किया। नमक के जो कानून बने थे उनको तोड़ के गांधी जी ने 1930 में इसको शुरू किया। अब अगला प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौते का क्या महत्व है। लखनऊ समझौता हुआ था 1930 में, उसका क्या महत्व है, तो उसका क्या महत्व आप देख लीजिए। इसके चार महत्व लिए हमने। पहला, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का एक मंच पर आना था। जो कांग्रेस थी वो टूट गई थी गरम और नरम दल में, फिर दोनों एक मंच पे आ गए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो गया। अब 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी उसके बीच में और इनका समझौता हो गया। फिर दोनों ने संयुक्त होकर अंग्रेज़ों से अपनी मांगों को लेकर सामना किया। दोनों ने एक हो गए, दोनों का एक ही उद्देश्य था कि भारत को आज़ाद कराना। फिर वो हालांकि फिर अलग हुआ कि हमें पाकिस्तान नामक देश भी बनाना है। पहले तो यही था कि हमें भारत को आज़ाद करवाना है। फिर दोनों ने संयुक्त हो गई, फिर आंदोलन करने शुरू कर दी। 1916 के बाद में किया था ना खलीफा असहयोग आंदोलन को एक साथ में, और बाल गंगाधर तिलक का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। फिर हुए थे एक अल्लूरी सीताराम कौन थे, असहयोग आंदोलन में इनका योगदान को बताइए। ये वीवीआई है, MVVI मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस। MVI कुछ भी समझो, वो आपकी मर्जी पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतना है कि लगभग एग्जाम में आएगा कि आंध्र प्रदेश के थे वे अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों पर आदिवासियों किसानों का नेतृत्व किया था। अब उनके बारे में 6 बातें। वह एक रोचक व्यक्ति थे और खगोलीय ज्ञान था उनके पास। वो रोचक व्यक्ति थे, वो सब कुछ ही कर लेते थे समझो। तब लोगों का मानना था कि उनके पास वैसे शक्ति है जिससे वो लोगों को स्वस्थ कर सकते थे। ये गांधी जी के प्रशंसक थे, मतलब प्रशंसक, वो मतलब उनके आदर्शी थे। वो गांधी जी मॉडल आइडल। फिर वो स्वस्थ कर लेते थे। ये लोगों का मानना था कि वो किसी व्यक्ति को स्वस्थ कर सकते। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने का कहा। उन्होंने कहा कि खादी के वस्त्र पहनो, क्योंकि गांधी जी का कहना था कि भाई भारत में लोग हैं, वो विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करोगे तभी अंग्रेज लाइन पे आएंगे। अब उन्होंने कहा कि उनका भी बहिष्कार कर दो और जो शराब वराब है इनको छोड़ दो।
उन्होंने हिंसा द्वारा ही अपनी बात मनवाने को कहा। भाई जो ना बात माने तो उन्हें हिंसा के तहत भी मनवाओ। 1924 में राजू को फांसी पर लटका दिया। 1924 में इनकी मौत हो, मतलब मौत क्या हुई, इनको ये शहीद हो गए। सॉरी, मौत के लिए सॉरी, यहाँ इनको कहेंगे शहीद हो गए। तो अल्लूरी सीताराम राजू को 1924 में फांसी पर लटका दिया गया, जिससे ये भारत के शहीद व्यक्ति थे। इनको हमारा नमन भी है। असहयोग आंदोलन आरंभ किए जाने के क्या कारण थे? इस आंदोलन को समाज के विभिन्न विभिन्न वर्गों की हिस्सेदारी पर प्रकाश डालिए। इस कार्यक्रम की कार्य पद्धति, प्रगति और अनंत समाप्ति को भी बताइए। तो ये आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध, महायुद्ध, विश्व युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा भारतीय जनता का शोषण हुआ था, क्योंकि उस समय रॉलेट एक्ट भी उन्होंने नहीं हटाया था। उन्होंने कहा था कि जब ये विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो हम इस एक्ट को हटा देंगे, पर उन्होंने नहीं हटाया। जो जनता में आक्रोश था, क्योंकि बात समझिए कि जो विश्व युद्ध होगा तो उस देश में आर्थिक मंदी आएगी। विश्व युद्ध था कोई 1-2 साल का नहीं था, पूरे 4 साल था, जिसमें पैसे भी लगे थे। अब पैसों का नुकसान हो गया। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए उसने अपने उपनिवेश देशों से कर ज़्यादा बढ़ा दी, जिससे भारतीयों का शोषण हुआ। अब शोषण के खिलाफ आवाज़ तो उठाएंगे, बिना फालतू का क्यों शोषण सह रही है। तो फिर अंग्रेजों द्वारा स्वराज प्रदान करने से मुकर जाना। अंग्रेजों ने कहा था कि हमारा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको आज़ाद कर देंगे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। और रॉलेट एक्ट का भी पारित होना, जलियांवाला बाग हत्याकांड कर दिया उन्होंने। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव बहुमत से भी पारित हो गया था। ये भी कारण थे। अब विभिन्न गांव में विभिन्न लोगों की हिस्सेदारी। शहरों में आंदोलन हुए, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुए, आदिवासी क्षेत्रों में विद्रोह हुए, बागानों में स्वराज हुआ। मतलब पूरा भारत गांधी जी के उस समय साथ था। पूरा इंडिया, मतलब शहरों के लोग भी साथ थे, ग्रामीण भी साथ थे, आदिवासी साथ थे, जो काम करने वाले लोग थे वे भी साथ थे। अब कार्य पद्धति प्रगति, मतलब उन्होंने किस तरीके से ये आंदोलन चलाया। तो चरणबद्ध योजना की प्रक्रिया थी। प्रथम चरण था कि सरकारी पदवियों, जो सरकार ने हमें पदवियाँ दी हैं, उन पदवियों और नौकरियों, सेना, पुलिस, स्कूलों, विद्यार्थी परिषदों और विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे। विदेशी वस्तुओं का त्याग करेंगे। सेना, पुलिस, ये दो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यही जनता के खिलाफ हो जाती। तो पहले इनको कन्वेंस किया, फिर स्कूलों से स्टूडेंट भाग गए, विद्यार्थी भाग गए, और नौकरियों से नौकरों ने मुँह कर लिया। फिर दूसरा चरण था कि व्यापक स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होना शामिल भी था, जो कि बाद में हुआ था। समाप्ति का क्या कारण था? कि गांधी जी द्वारा चोरी चौरा कांड में हिंसक घटना के फलस्वरूप आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि गांधी जी को हिंसा पसंद बिल्कुल नहीं थी। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, और वहाँ हिंसा हो जाए तो वो आंदोलन कैसे चल सकता है। खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ करने के मुख्य कारण कौन कौन से थे? भारतीय राष्ट्र आंदोलन में किस प्रकार उसका योगदान था? तुर्की साम्राज्य खलीफा, तुर्की जो साम्राज्य था उसके राजा थे खलीफा ने अंग्रेजों ने उनका अपमान किया। और लखनऊ समझौते 1916 के बाद कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का समझौता, असहयोग आंदोलन कांग्रेस द्वारा प्रारंभ होना तथा मुसलमानों के साथ मिलकर खिलाफत आंदोलन के साथ करना। देखो, खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने एक साथ कर लिया था। हिंदुओं और मुसलमानों की एकता का बीजारोपण हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन को बल दिया। गांधी जी और उन सब का एक मोटिव था, भारत को आज़ाद करो, बाकी सब छोड़ो। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रति हजारों और औपनिवेशिक सरकारों ने किस प्रकार प्रतिक्रिया व्यक्त की? किन परिस्थितियों में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया?
तो उन्होंने लोगों द्वारा सरकारी कानूनों में भंग कर दिया, आंदोलन को दबाने के लिए कठोरता से काम किया। फिर हजार जो काम किया उससे हजारों जेल में गई, फिर गांधी जी को भी कैद कर लिया। अब जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अब जिस मुखिया को जेल के अंदर डाल दिया तो लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी कि उनको जेल में डाल दिया तो हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। फिर सक्रिय राजनीति, अगला प्रश्न है, सक्रिय राजनीति में भाग लेने से पूर्व गांधी जी ने किन किन स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन किए, इनके प्रारंभ होने का क्या कारण थे। तो 1916 में चंपारण सत्याग्रह किया था उन्होंने, जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में थे। और खेड़ा सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जिसमें किसानों को लगान की छूट दिलवाने के लिए था। अहमदाबाद में मील के मजदूरों पर हड़ताल की थी 1918 में। ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इन पर भी ध्यान दीजिएगा। ये भी ठीक महत्वपूर्ण प्रश्न, ये 3, एक तो 1916 में चंपारण में सत्याग्रह किया था और नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में थे। दूसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किसानों द्वारा लगान छूट दिलवाने के लिए और अहमदाबाद में मजदूरों की मील के लिए। ये सब महत्वपूर्ण हैं और बाकी भी ठीक ठाक है। और अगले प्रश्न भी देख लेते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध ने एक नई आर्थिक व राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी। समीक्षा कीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध ने क्या आर्थिक, भाई युद्ध होगा कोई भी युद्ध का, और ये युद्ध 4 साल चला था और 1914 से लेकर 1919 तक चला था। तो सोचो कि उसमें कितने पैसे बर्बाद हुए होंगे। तो उस पैसे प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत स्वराज देने का वचन से नकार दिया। वो उसके क्या प्रभाव पड़े भारत में, उनको नुकसान हुआ तो उनको वापस वसूल करना, फिर भारत को आज़ाद कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो उन्होंने भारत को आज़ाद करने से नकार गई। आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, बेरोजगारी व बेकारी से मजदूर, शिल्पकार आदि सभी ग्रसित थे और युद्धों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत किए लोग दमनकारी सरकार के विरुद्ध एकजुट हुए। फिर अगला प्रश्न है आपके लिए, यह प्रश्न ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्यों हुए, तो सबको पता है कि विश्व युद्ध होगा तो आर्थिक नुकसान भी होगा, आर्थिक नुकसान होगा तो वो कर वसूल करेंगे, तो कर वसूल करने के लिए उस देश का वो आधिपत्य तो होना चाहिए। फिर वो आधिपत्य नहीं होगा तो क्या करेंगे, तो आधिपत्य देने के लिए वो आज़ादी क्यों देंगे, ये भारत वालों को सोचना चाहिए, तो यही कारण है। फिर अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक की यात्रा कई कारणों से उल्लेखनीय थी। समीक्षा कीजिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमाएं थी, इसके महत्व का वर्णन कीजिए। तो नमक पर जो कर था वो ब्रिटिश सरकार सबसे सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया। दमनात्मक पहलू बताया, दमन समझते हो। और गांधी जी द्वारा विश्वस्त वॉलेंटियरों के साथ नमक शुरू किया। गांधी जी ने उन वॉलेंटियर्स मतलब जो राष्ट्र हित वाले लोग थे उनके साथ ये शुरू किया। राष्ट्रीय आंदोलन में आम आदमी की मुद्दे को भी जोड़ा उन्होंने और कानून का उल्लंघन किया। प्रदर्शन व विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया। शराब की दुकानों पर पैकिंग भी की। सभी लोग स्वराज को अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया और समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ सशंकित थे। ये इनकी 3 सीमाएं हैं कि सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा नहीं लिया। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना पनपने के लिए किन कारकों का योगदान हुआ। राष्ट्रवाद का विकास भारत में क्या प्रभाव पड़ा। राष्ट्रवाद की विकास से ही तो भारत आज़ाद हुआ है। और यह है कि साहित्य, लोक कथाओं और लोकगीतों के माध्यम से भी राष्ट्रवाद का विचार हुआ और जो क्रांतिकारी थे उनकी वजह से भी हुआ था। भारत माता में छवि रूप लेने लगी। लोक कथाओं ने राष्ट्रीय पहचान ली। चिन्हों और प्रतीकों ने प्रति जागरूकता का उदाहरण जैसे झंडा हुआ, झंडे से एकता, राष्ट्रवाद की भावना कुछ ज़्यादा ही हुई और इतिहास की पुनर्व्याख्या हुई। उन्होंने कहा 1857 की क्रांति हमने कैसे लड़ी थी
और हम उस समय कितने लोग मारे गए थे, वो हम भारतीय थे, ऐसे करके। असम में बागान मजदूरों के लिए स्वराज की अवधारणा क्या थी? उनके लिए तो यही था कि अनुबंध नियमों का उल्लंघन करें, चाहे बागानों से बाहर निकले और असहयोग आंदोलन के में सम्मिलित हो और कृषि भूमि के लिए सुख सुविधाओं का प्राप्त होना। ये मैंने पहले समझा दिया, ये प्रश्न रिपीट हो गया। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि वह समय से पहले गठन हुआ, शासन जैसे सुधार को उसमें कोई शासन का सुधार नहीं था, उसमें भारतीय एक भी नहीं था। ये भी हो चुका है। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का क्यों विरोध किया? उसके भी कारण हो चुके हैं कि वही काला कानून था, इसके अंतर्गत लंबे समय तक जेल में रखा जा सकता था, 2 साल तक, और विश्व युद्ध के बाद में इसे हटाने की बात की गई थी, पर इसे नहीं हटाया गया। पता नहीं कहूँगा, उन्होंने आर्थिक मंदी हुई इसके लिए नहीं हटाया। गांधी इरविन समझौते की क्या विशेषता थी? उसकी 4 विशेषताएं थी कि पहली थी तो ही 5 मई 1931 को गांधी ने इरविन समझौता किया और इस समझौते के अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को निष्पक्ष जांच की जाए, तो पुलिस ने अत्याचार किए जनता पर, इस पर निष्पक्ष जांच की जाए, और नमक पर लगाए गए सभी करों को हटा दिया गया। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? सविनय अवज्ञा आंदोलन की विशेषताएं लिखिए। इस बार लोगों ने न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने का भी आह्वान किए जाने लगा। भाई पहले वो उनका विरोध तो करते थे पर उनके कानूनों पर चलते थे। फिर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो किसान वो नमक पर कर के कानून थे उन सब का भी उल्लंघन किया उन्होंने। फिर देश के विभिन्न भागों में हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा। किसानों ने लगान और चौकीदारी पर कर चुकाने से इनकार कर दिया। वनों में रहने वाले लोगों ने वन कानून का उल्लंघन करना आरंभ कर दिया। वन के कई कानून थे, उनका भी लोगों ने इनकार करना शुरू कर दिया। 1916 में लखनऊ समझौते का इतिहास में क्या महत्व है? तो एक तो था कि उनमें जो गरम दल था और नरम दल था कांग्रेस के, उनका एक ही मंच पे आना था। पहली बार एक मंच पे आए थे। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का भी समझौता हुआ, दोनों संयुक्त होकर अंग्रेजों के खिलाफ हो गई। फिर बाल गंगाधर का भी इसमें महत्वपूर्ण रोल था। सत्याग्रह के विचार का क्या अर्थ है? तो सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज पर जोर, प्रतिशोध या बदले की भावना के बिना संघर्ष करना, अहिंसा पर बल पर संघर्ष करना। जहाँ गांधी जी है वहाँ अहिंसा है। उत्पीड़ित शत्रु को बल नहीं बल्कि सभी लोगों को हिंसा से अपेक्षा सत्य और स्वीकार करने पर विवश करना था। अल्लूरी सीताराजू कौन थे? असहयोग आंदोलन का योगदान बताओ। ये आंध्र प्रदेश के गुड़ेमू में आदिवासियों के नेतृत्व थे और इनको फांसी पर भी चढ़ा दिया था 1924 में। वह एक रोचक व्यक्ति थे, जो खगोलीय ज्ञान भी उनके पास प्राप्त था। लोगों का मानना था कि उनके पास विशेष शक्तियाँ जिससे वह किसी बीमार व्यक्ति को स्वस्थ भी कर सकते हैं। अब आपके लिए दीर्घ प्रश्न। पहला है कि सत्याग्रह का विचार आज भी प्रासंगिक है, इस पर अपनी राय दीजिए। गांधी जी द्वारा अन्याय व उत्पीड़न के खिलाफ पूर्णतः नवीन मार्ग सत्याग्रह का इजार्थ है। इसका अर्थ है कि सत्य की शक्ति का आग्रह, उस पर अन्याय का उत्पीड़न और खिलाफ शारीरिक बल की जगह अहिंसा की शक्ति और उसके बल पर दिया गया। यदि सभी लोग निर्भय होकर अहिंसात्मक प्रतिरोध करें तो मेरी नज़र में यह कारगर तरीका है। भारत, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका का नागरिक अधिकार आंदोलन इसका उदाहरण है। और यदि इनमें असफलता मिलती है तो यह रणनीति में कमी और इच्छा शक्ति का अभाव के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ब्रिटिश की नैतिकता को ध्वस्त कर दिया, इसे स्पष्ट कीजिए। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में नियत मतलब जिनके पास कोई हथियार ना हो,
लोगों का नरसंहार मतलब बड़े रूप पे लोगों को मारना की घटना को ब्रिटिश सरकार के नैतिक दावों को ध्वस्त कर दिया। जनरल डायर ने हथियारबंद सैनिकों को कृत्य ने ब्रिटिश शासन में लोकतांत्रिक मुखौटे को उतार दिया, जिसमें नियत लोगों पर गोलीबारी की गई थी। इससे राष्ट्रवाद की भावना को भी काफ़ी काफ़ी ऊंची हुई। राष्ट्रवाद की भावना भी सभ्यता लोकतंत्र की आधुनिकता पर प्रभाव का दावा करने वाली ब्रिटिश हुकूमत इस कार्य में लोगों को नज़र में वैध साबित नहीं हुई पाई और आम लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन भी किया, जो था असहयोग। अगला प्रश्न है आपके लिए, खिलाफत आंदोलन का को समर्थन देने वाले को देकर गांधी जी ने किस प्रकार दूरदर्शिता का प्रदर्शन किया। इसको पहले आप अपनी भाषा में समझिए कि क्यों दिया था। क्योंकि गांधी जी को पता था कि हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे तो पूरा देश एक साथ होना चाहिए, और मुसलमान अलग आंदोलन करेंगे, हिंदू अलग आंदोलन करेंगे, इससे काफ़ी अलग प्रभाव पड़ेगा। तो क्योंकि गांधी जी के मन में था कि हम कोई बड़ा आंदोलन करेंगे तब हमें पूरे देश का साथ चाहिए, तो इसलिए उन्होंने पहले खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया, फिर अपने असहयोग आंदोलन में उनको साथ ले लिया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लोगों को गुस्से को समझकर उसे दिशा देने का कार्य किया था, और दो बड़े समुदायों मुसलमान और हिंदुओं के बीच में एकता कायम करने का सुनहरा मौका उसके रूप में देखा। असहयोग आंदोलन के रूप में एक बड़े आंदोलन को जन्म दिया। यहीं से जन्म हुआ इस आंदोलन का। अगला चौथा प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सीमा है। वास्तव में राष्ट्रीय आंदोलन को असफलता को प्रकट करती है, समझाइए। सभी सामाजिक समूह गांधी जी की स्वराज में अमूर्त धारणा से प्रभावित नहीं थे, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया जो निम्न थे। उन्होंने पूरी तरह से साथ नहीं दिया इस आंदोलन में। तो क्या थे कि अछूत वर्ग के किस अनुसार कांग्रेस रूढ़िवादी हिंदुओं के दबाव में सामाजिक परिवर्तन के मुद्दे पर ज़्यादा सक्रिय नहीं थी। यद्यपि गांधी जी ने अछूतों को हरिजन नाम दिया, किंतु दलित समुदाय अम्बेडकर के नेतृत्व में अलग राजनीति हल तलाशने लगा। उसने गांधी जी के नेतृत्व में संचय की दृष्टि से देखा और आंदोलन में कम हिस्सा लिया। गांधी जी ने अछूत लोगों में हरिजन का नाम दिया, पर इसमें अम्बेडकर ने अलग नेतृत्व किया, अलग हल किया, जिससे कि गांधी जी का जो काम था उसमें लोगों को संचय दिखाई देने लगा। बहुत से मुस्लिम संगठनों ने आंदोलन में रुचि नहीं दिखाई। असहयोग खिलाफत आंदोलन शांत पड़ जाने में बहुत से मुस्लिम कांग्रेस से कटा हुआ महसूस करने लगे। हिंदू मुस्लिम संबंधों में गिरावट आने लगी। पृथक प्रतिनिधित्वों की बात उठाई गई। भावी राष्ट्र में हिंदू बहुसंख्यक का वर्चस्व का भय कांग्रेस मुसलमानों के मन से दूर नहीं कर पा रही थी तथा मुस्लिम आंदोलन में बड़ी संख्या से दूर रही। यह न केवल आंदोलन की विफलता थी, अपितु राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे बड़ी सीमा थी। यही कारण था कि मुसलमानों ने सोचा कि जो हिंदू है वो बहुसंख्यक है और यह यदि आज़ाद हो गए तो आज हमें एक राष्ट्र में रहना पड़ेगा, और एक राष्ट्र में रही तो इनकी सारी बातें सुननी पड़ेगी। इसलिए वो असंतोष में थे, इसलिए उन्होंने इस आंदोलन का साथ नहीं दिया। और जो दलित थे उसमें उन्होंने हरिजनों का नाम लेकर अम्बेडकर ने कहा कि जो लोग दलित हैं वो सब हरिजन में नहीं आते, वो सब और भी समुदाय साथ में आते। इससे भी गांधी जी के निर्णय में उन लोगों को संचय दिखाई दिया, बढ़ चढ़ का हिस्सा नहीं लिया। इस वजह से ये कानून लगभग विफल रहा, आंदोलन विफल रहा। नहीं, जो काम के लिए शुरू किया था पर इससे आज़ादी भी मिल सकती थी, पूरे लोगों ने भाग नहीं लिया। जनता द्वारा किया गया असहयोग किस प्रकार साम्राज्यवादी शक्तियों को परेशानी का कारण बन जाती है। गांधी जी द्वारा चलाई गई असहयोग आंदोलन के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो गांधी जी का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों का सहयोग में स्थापित हुआ है। गांधी जी का यह मानना था कि जो ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग में स्थापित हुआ है, इस सहयोग के कारण ये चल पा रहा है। मतलब गांधी जी का कहना था कि जो ब्रिटिश शासन है वो अकेला नहीं चल पा रहा है, उसके साथ जो भारतीय हैं इस वजह से ये चल पा रहा है।
तो अगर भारतीय लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। गांधी जी का मेन मोटिव ये था कि जो भारतीय लोग उसका साथ दे रहे हैं वो उनका साथ ना दे, और नहीं दिया साथ तो गांधी जी का मानना था कि वह साल भर में ब्रिटिश शासन ढह जाएगा। और 1920 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया असहयोग आंदोलन इसे व्यक्त करता था। शहरों में पिकेटिंग, बहिष्कार, धरने, विदेशी कपड़ों में होली जलाई गई। 1921-22 में कपड़ों का आयात में आधी कमी आ गई। ग्रामीण इलाकों में लादान बंदी और किसान संघर्ष शुरू किए। इससे ब्रिटिश शासन को भारी नुकसान हुआ पर दमन पर उतारू हो गई। इससे नुकसान तो काफ़ी हुआ पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ा और यह आंदोलन लगभग विफल ही रहा फिर। और 1921-22 में उन्होंने उनका आर्थिक रूप से उनको हिलाकर रख दिया, क्योंकि कपड़ों की होली आई और होली से आधी कमी आ गई आयात में। आज के समय में गांधी की विचारधारा का मूल्यांकन कीजिए। आज के लोकतांत्रिक युग में हिंसात्मक तरीकों को ठीक नहीं माना जाता है। गांधी जी अहिंसात्मक तरीकों के समर्थक थे। आज भी लोकतंत्र में हिंसा को महत्वपूर्णता नहीं दी जाती, इसलिए गांधी जी अभी भी आदर्श है इस मामले में। गांधी जी की विचारधारा शारीरिक हिंसा की उपेक्षा नैतिक बल पर जोर देती है, जो कमजोर तबकों और दलितों, महिलाओं के अनुकूल है। जो अहिंसा थी, शारीरिक हिंसा की उपेक्षा के नैतिक बल जोर देती थी, तो ये दलितों और महिलाओं के लिए अनुकूल है। गांधीवादी विचारधारा शोषण के विरुद्ध समानता, बंधुता और प्रेम पर आधारित है, जिसकी आज समय में ज़रूरत है। गांधी जी शांतिप्रिय आदमी भी थे और गांधीवादी तरीकों से सफलता पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। दक्षिण अफ्रीका की आज़ादी में भी काफ़ी योगदान है इनका। किनका? गांधी जी का। तो चलिए आगे देखते हैं और आज का आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि सामूहिक अपनेपन की भावना पैदा करने के लिए प्रतीकों और छवियों का सहारा लिया गया, इसकी क्या सीमाएं थी? तो बहुत सी सांस्कृतिक प्रतिक्रियाओं के जरिए लोगों ने राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए विभिन्न देशों की तरह भारत में राष्ट्र की कई छवियों को प्रतीक में गढ़ा। मतलब कि जो सांस्कृतिक तरीकों पर का भी उन्होंने सहारा लिया आज़ादी के लिए। तो क्या थे कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान की रचना की थी और रविंद्रनाथ द्वारा भारत माता की छवि का चित्रण भी किया था। राष्ट्रीय ध्वज की रचना की गई थी। इतिहास में जो घटनाएं हो चुकी थी उनका पुनर्व्याख्या भी की गई थी और ये सभी कारण से वे आज़ादी के और करीब गई। थैंक्स फॉर ऑल स्टूडेंट वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड एक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए हमारे सेशन को। आज कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।